हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की। आज है हमारी डे 8 की कक्षा। डे 7 में हमने पढ़ा था CCC यानी कि सूचीकरण के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे, कल मैंने बताया था कि आज उपसूत्र पढ़ेंगे, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। तो इसी क्रम में हम डे 8 में आज पढ़ेंगे डे 8 के अंतर्गत कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। कैनन ऑफ कैटलॉगिंग यानी कि सूचीकरण या प्रसूचीकरण के उपसूत्र। ठीक है। सूचीकरण या प्रसूचीकरण के उपसूत्र को जानने से पहले हम देखते हैं कि कैटलॉग कार्ड कैसा होता है। ठीक है, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो देखिए, ये एक कैटलॉग कार्ड है। ओके, कैटलॉग कार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें एक ऐसे लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन और एक इमेजिनरी लाइन। ये आपको कार्ड पे दिखेगा नहीं, बट आपको मन में मानना है सूचीकरण करते समय कि कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमें खुद ही इतनी जगह छोड़ के तब उसका सूचीकरण करना होता है, यानी उसकी सूची प्रविष्टि बनानी होती है। और यहाँ पे एक होता है होल। इसी होल में हम कार्ड को लगा के पुस्तकालय में रखते हैं सूची को। ये जो सूची हुई ना, प्रविष्टि जो हम बनाएंगे, इस पर बनाएंगे। और ये एक मोटा गत्ता होता है 0.025, कल मैंने लिखवाया था आपको। ये कार्ड सूची का एक स्वरूप है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट इंडेंशन। ये जो पहली लाइन है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इंडेंशन। ठीक है, ये जो सेकेंड वाली लाइन है, इसे हम कहेंगे सेकेंड इंडेंशन। इंग्लिश में याद रखिएगा, फर्स्ट इंडेंशन, सेकेंड इंडेंशन। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और AACR2 दोनों में अलग अलग तरीके से इसमें हम चीज़ों को भरते हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे भरा जाए, इसे पढ़ना। ये प्रैक्टिकल में आती है। जब आपने लाइब्रेरी साइंस का ग्रेजुएशन का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया होगा, तब शायद आप लोगों ने बनाया भी होगा ये सेकेंड इंडेंशन। और इसे बोलते हैं थर्ड। और इसके कोष्ठ में लिख लीजिएगा इमेजिनरी, यानी कि ये एक्चुअली है नहीं, इमेजिनरी इंडेंशन। याद होगा आप लोग को, आप लोग जब बचपन में एंगल्स बनाते होंगे तो डॉटेड लाइन बनाते थे। ये उसी तरह का कुछ डॉटेड लाइन है, इंडेंशन। ठीक है, और ये जो है, इसे हम कहेंगे मेन लाइन। ठीक है, और यहाँ पे एक होल होता है जो कार्ड को लटकाने के लिए हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारा कार्ड होता है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन, थर्ड, इमेजिनरी इंडेंशन और मेन लाइन। ठीक है, अभी जो हम प्रसूचीकरण का उपसूत्र पढ़ेंगे, ये रंगनाथन साहब द्वारा दिया गया था। मैंने आपको शुरुआत में ही रंगनाथन जी ने जो बुक्स मतलब जो उनका बुक इम्पॉर्टेंट है वो बताया था। एक बार मैं फिर से लिखवा देती हूँ। ये जो उपसूत्र आए वो कौन कौन सी किताब में आए और कब कब आए, वो आप देखिएगा। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये आया था, आपको याद होगा, 1934 में। उसके बाद थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग,
दूसरी बुक आई थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, ओके, ये आई थी 1938 में। इसके बाद रंगनाथन साहब की तीसरी किताब आई रंगनाथन्स हेडिंग एंड कैनन, हेडिंग एंड कैनन, ये आई थी 1955। और तीसरी बुक आई, बुक नहीं थी, यह एक शोध पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई थी, लाइब्रेरी साइंस with a slant to documentation, ओके, ये आई थी 1969 में। ये चारों ही पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए। रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ठीक है जी द्वारा ये चारों किताबें। और इसी के अंतर्गत उन्होंने CCC पहले बताया, और फिर जो कैनन्स यानी उपसूत्र होते हैं, देखिए उपसूत्र इसे क्यों कहा जाता है, उपसूत्र मतलब जो छोटी छोटी बातें होती है उसे हम उपसूत्र कह सकते हैं। जैसे CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये तो खुद ही में एक रूल है, ठीक है, खुद में ही एक लॉ है, और इसमें जो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, प्रसूची बनाते समय सूचीकार को जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो कैनन में बता दिया है रंगनाथन साहब ने कि अच्छा ये बातें ध्यान रखें, हमें ऐसे बनाना है। तो ये चारों बुक याद रखिएगा, CCC से रिलेटेड। इसी में कोड आए थे, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग आए थे। 1938 में 6 कैनन, 6 कैनन फर्स्ट फेज में आए, 6 कैनन। टोटल कितने हैं उपसूत्र? 9, याद रखिएगा। इसमें से 6 जो हैं फर्स्ट फेज में, वो 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में आए थे। फिर रंगनाथन हेडिंग एंड कैनन में 2 कैनन आए 1955 में, और जो लास्ट एक कैनन है वो 1969 में आया था, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6 कैनन, पहले हम फर्स्ट फेज में जो कैनन आए वो पढ़ते हैं, उसमें से कुछ का नाम भी चेंज हुआ बाद में, वो भी जानेंगे, और कैनन क्या कहता है हमसे ये भी देखते हैं। याद रखिएगा SR रंगनाथन जी द्वारा ये दिया गया था, CCC के लिए उपसूत्र है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट कैनन, फर्स्ट फेज, जिसके अंतर्गत 6 कैनन आए थे। पहले आप 6 कैनन्स के नाम लिखिए। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। संगतता का उपसूत्र, संगतता का उपसूत्र लिखिएगा। शायद मार्कर बदलने की जरूरत है। संगतता का उपसूत्र, लिखिएगा। संगतता का उपसूत्र, ठीक है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैनन ऑफ, ये फर्स्ट ये सेकंड, कैनन ऑफ रेलिवेंस,
रेलिवेंस, संबद्धता, सॉरी, संबद्धता का उपसूत्र। ठीक है। थर्ड है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, निश्चितता का उपसूत्र। बहुत सारी चीजें आपको नाम से भी लग रहा होगा, समझ आ जाएंगी जब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी तो। निश्चितता का उपसूत्र। चौथा है कैनन ऑफ परमानेंस, परमानेंस। ठीक है, अस्थायित्व का, अस्थायित्व का उपसूत्र। फिफ्थ है कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ करेंसी, प्रचलन का उपसूत्र। और सिक्स्थ है कैनन ऑफ प्रोपोटेंस, कैनन ऑफ प्रोपोटेंस, प्रबलता का उपसूत्र। जो सेकंड पेज में है वो भी मैं लिखवा देती हूँ आपको, दो आए थे सेकंड पेज में, सेवेंथ लिखिएगा, सेकंड पेज, फिर बाद में मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। सेवेंथ कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ का उपसूत्र। कैनन ऑफ एट था कैनन ऑफ प्योरिटी, कैनन ऑफ प्योरिटी, ऊपर ही लिख दूंगी, 6 तक ही आप लिखिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा इसका। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ रेलिवेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी समझते हैं। ठीक है, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, क्या कहता है, ये देखते हैं। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी देखिए, क्या होता है ना कि जब हम सूची बनाते हैं ना तो मेन एंट्री बनती है, फिर एडेड एंट्री बनती है। ठीक है, एडेड एंट्री एक ही जैसे बुक के लिए। और हाँ, आपको ये पता है ना कि हम लोग बुक का कहाँ से लेते हैं सूची बनाने के लिए। देखिए मान लीजिए ये डीडीसी की कोई किताब है, ठीक है, तो इसमें हमेशा यहाँ पे जो वर्गीकरण करता है वो यहाँ पे पेंसिल से नंबर लिख देता है। ठीक है, और वो नंबर, और जो ये फर्स्ट पेज है इस पे जो भी जानकारियाँ हैं या फिर लास्ट पेज पे जो भी जानकारियाँ होंगी उन सब के द्वारा हम बना, और ये मेन जो इसका मुख्य कवर पृष्ठ होता है इस पर जो जानकारियाँ होंगी वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी कैटलॉग कार्ड दिखाया था उसमें जाके हम भरते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हम किस चीज़ का कैटलॉगिंग करते हैं। तो बुक के कवर पेज का जो फर्स्ट पेज जहाँ पे सारी जानकारी होती है, एडिशन वगैरह, लंबाई चौड़ाई, बुक की लंबाई चौड़ाई तो खैर हम नाप के देखते हैं, पेज नंबर हम लेते हैं यहाँ लास्ट से, तो ये सारी चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, तो मेन एंट्री, एडेड एंट्री, बहुत सारी एंट्री मिलती है क्योंकि किसी को कोई भी चीज़ याद हो सकता है, किसी को भी वो उस पर आएगा किताब ढूंढने के लिए, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हम उस पर एंट्रीज़ बनाते हैं। एंट्रीज़ मतलब सूची में उसको एंटर करते हैं, तो एंट्रीज़ याद रखिएगा, प्रविष्टि। ठीक है, तो संगतता का उपसूत्र कहता है कि जो सारे कार्ड है ना वो एक जैसे होने चाहिए, यानी कि जो हमने मेन एंट्री बनाई यानी मुख्य प्रविष्टि या फिर अतिरिक्त प्रविष्टि यानी कि एडेड एंट्रीज, अतिरिक्त प्रविष्टि,
वो जो सारे हैं ना उनमें समरूपता होनी चाहिए, संगतता होनी चाहिए, ठीक है, एक जैसे दिखने चाहिए कि अगर हमने कॉल नंबर यहाँ से शुरू किया है तो उसका कॉल नंबर वहीं से शुरू होगा, वो संगतता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया संगतता का उपसूत्र। और दूसरी है, जैसे एक्सेशन नंबर अगर हम कहीं दे रहे हैं तो वो निश्चित जगह पे ही देना चाहिए। संबद्धता, रेलिवेंसी, जो बातें रेलिवेंट नहीं हो, ठीक है, जो भी बातें रेलिवेंट नहीं हो उसे ना नहीं डालना चाहिए हमें सूची में, यानी मेन एंट्रीज में, ठीक है, कैटलॉग में। यानी कि लिखिएगा, जो बातें रेलिवेंट ना हो। ये मुख्यतः ना हेडिंग की बात करता था, जो हम लोग हेडिंग डालते थे ना प्रविष्टि में, उसकी बातें करता था। तो इसी को बाद में इसका नाम बदल के, बाद में नाम बदलकर कैनन ऑफ साउथ हेडिंग किया गया इसको, ठीक है, बाद में नाम परिवर्तन साउथ हेडिंग, ठीक है, साउथ हेडिंग। तो जो बातें मुख्य प्रविष्टि मतलब जो बातें रेलिवेंट ना हो वह हेडिंग में नहीं डालना चाहिए, वह हेडिंग में या फिर कैटलॉग में नहीं डालना चाहिए। ये मुख्यतः हेडिंग की बात कर रहा था, इसीलिए बाद में इसका नाम परिवर्तित करके साउथ हेडिंग डाला गया, ठीक है। ये सेकंड हो गया, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे कैनन की तरफ, तीसरे उपसूत्र की तरफ। जो तीसरा उपसूत्र था वो कहता है हमारा निश्चितता, निश्चितता का उपसूत्र। जो बातें निश्चित हो, ठीक है। अब जैसे ये बुक है, इसमें इस जो भी लिखा है इसके कवर पेज पे, इसके इस पेज पे जो भी लिखा है, हमें हमेशा बस वही बातें डालनी है। अगर हमें इसके बारे में कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन है भी, ठीक है, लेकिन ये इस पे नहीं दिया गया है, तो हमें वो चीज़ें अपने कैटलॉग कार्ड में नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। तो जो निश्चित जानकारी है वही लिखनी चाहिए, जो निश्चित जानकारी है वही लिखना है। अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाए, एग्जाम्पल्स कह रही हूँ, इसकी किताबी परिभाषा आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। जो मोटी बातें जो आपको समझ आए वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तरह से आपके लिए मैं लाइब्रेरी साइंस के कोर्स का कैटलॉग कर रही हूँ। कैटलॉग में भी वही चीज़ होता है कि पाठक को जो चीज़ें समझ में आए, यूज़र को जो चीज़ समझ में आए, और मैं भी आपको वही कर रही हूँ, समझा रही हूँ। निश्चितता का उपसूत्र, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, फोर्थ है अस्थायित्व का उपसूत्र। देखिए, याद रखिएगा, अभी एक अस्थायित्व है और दूसरा ना इसके नीचे जैसे आपने देखा हुआ चलन का उपसूत्र, वो ना वाइस वर्सा है, यानी कि एक दूसरे के अंतर विरोधी कह सकते हैं कि अपोजिट लगेंगे आपको, ठीक है, दोनों ही लेकिन अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अस्थायित्व का उपसूत्र प्रविष्टि में यानी एंट्रीज में शीर्षक को अस्थाई बनाए रखना, शीर्षक को अस्थाई बनाए रखना। और यदि कुछ बाद में चेंज भी आए, यदि कुछ बाद में चेंजेस आए तो उस हेतु एडेड एंट्रीज बना देना। देखिए,
प्रविष्टि में शीर्षक को अस्थायी बनाए रखना, कि यानी कि ऐसा नहीं है कि बार बार हम शीर्षक चेंज करें, और कभी मान लीजिए शीर्षक कुछ ऐसा चेंजेस आता भी है तो उसके लिए हम अलग से उसका ही एडेड एंट्री बनाएंगे, यानी कि और जो उसकी प्रविष्टियां हैं वो बनाएंगे, ठीक है, अतिरिक्त प्रविष्टियां बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, आपने शायद पढ़ा भी होगा कहीं पे। जैसे हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसे 1887 में लाइब्रेरी इकोनॉमी कहा जाता था, ठीक है, लाइब्रेरी इकोनॉमी। 1924 में उसे ही लाइब्रेरियनशिप कहा जाने लगा, लाइब्रेरियनशिप, ठीक है। 1926 में इसे लाइब्रेरी साइंस कहा जाने लगा, लाइब्रेरी साइंस। और 1960 में इसे, जो अभी हम कह रहे हैं LIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, कहा जाने लगा। तो देखिए क्या करेंगे ना, जैसे लाइब्रेरी इकोनॉमी थी, अगर मान लीजिए उस टाइम में कोई किताब होगी उस टाइम की, तो लाइब्रेरी इकोनॉमी पे हमने एंट्री बनाई होगी, उसकी मेन एंट्री। लेकिन उसके साथ क्या करना है कि जैसे इससे नाम जुड़े हैं ना, वैसे वैसे उसकी एडेड एंट्री भी हमें बनानी है, ताकि लोगों को पता रहे कि अच्छा लाइब्रेरियनशिप भी यही था, लाइब्रेरी साइंस भी यही था, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी यही था, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कैनन ऑफ करेंसी, चलन का सिद्धांत। करेंसी समझते हैं ना, मुद्रा, उसे करेंसी कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो हमेशा कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा चलती रहती है, इसलिए हम उसे कहते हैं करेंसी। चलन, चलन का उपसूत्र, ये क्या कहता है, जस्ट उसका अपोजिट, कि जो पद या मतलब कि जो भी पद, ठीक है, यानी कि उसमें से कोई भी टर्म चलन में हो, जो भी उसका नाम चलन में हो, जो भी पद चलन में हो, उसकी मेन एंट्री बनानी चाहिए, और बाद बाकी सबकी क्रॉस वो एडेड एंट्री। चलन में हो उसके हिसाब से, उसके अनुसार प्रविष्टि बनानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसके अनुसार कि मान लीजिए कोई किताब है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पे, तो हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो उसका आज का चलन है, उसके उस विषय के नाम का जो लोग समझेंगे उस पर हमें मेन एंट्री बनानी है, और बाद बाकी इन सब की एडेड एंट्री बना देनी है, ठीक है। कैनन ऑफ करेंसी, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे चलते हैं। प्रबलता, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, प्रबलता यानी कि जो प्रबल हो। तो प्रबलता के लिए देखिए, उस शब्द का प्रयोग करें, ये मुख्यतः ना व्यवस्थापन से संबंधित है, मैनेजमेंट सूचीकरण में जो हम मैनेज करते हैं कि किससे बनाना चाहिए, उससे व्यवस्थापन से संबंधित, ठीक है। शीर्षक निर्माण में ना अनेक शब्द होते हैं, शीर्षक निर्माण में अनेक शब्द होते हैं, निर्माण में अनेक शब्द, लेकिन यूज किसे करना है, अनेक शब्दों में से जो प्रबल हो, जो प्रबल हो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसे कैपिटल में लिखना है, उसे कैपिटल में लिखना है, और गहरी स्याही से लिखना है, और जो ध्यान आकृष्ट करे, गहरी स्याही से लिखना है, ठीक है। यह है प्रबलता का उपनियम, प्रबलता का उपनियम, कि जो भी बहुत सारे टर्म्स होंगे उसमें शीर्षक में, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा प्रबल हो उसे क्या करना है, कैपिटल में लिखना है और गहरी स्याही से लिखना है,
गहरी स्याही से, यानी कि उसको थोड़ा सा वो दिखना चाहिए अलग। ये हमने देखा प्रबलता का उपनियम। आई थिंक ये 6 हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन 1955 में 2 कैनन और आए। 1955 में मैंने बुक्स का नाम लिखाया था, जो 1955 में 2 कैनन और आए। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का उपसूत्र, एवं कैनन ऑफ प्योरिटी, कैनन ऑफ प्योरिटी, ठीक है, यानी शुद्धता। अब देखिए कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। 2 तरह का हम अभी आज के टाइम पे प्रचलन है कैटलॉगिंग का, AACR2 और CCC। तो AACR2 में ना हम क्या करते हैं ना कि पेज नंबर कितने हैं ये भी लिखते हैं कैटलॉग कार्ड पे, बुक का साइज़ क्या है वो भी लिखते हैं हम कैटलॉग कार्ड पे, ठीक है। लेकिन रंगनाथन साहब ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पेज नंबर कितना है और उसका साइज़ कितना है इस आधार पे कोई नहीं आता है किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में। लोग मुख्यतः शीर्षक, टाइटल जो है या फिर उसके जो ऑथर हैं, उसका जो सब्जेक्ट है, इसी के लिए लोग आते हैं, इसी से आधारित लोग ढूंढते हैं किताब को। तो मतलब उनके लिए उन्होंने कहा कि उस किसी संदर्भ का ही नहीं है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो उनको ऐसा होना चाहिए कि उनको छांट देना चाहिए, ठीक है। तो आप जब CCC का कैटलॉगिंग आप देखोगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें जो पेज नंबर, साइज़ वगैरह वो नहीं होती हैं। तो कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो ज़रूरी है वही लिखें, जो ज़रूरी है वही लिखें, वही लिखें। अननेसेसरी बातें नहीं लिखें, अनावश्यक। जैसे कि एग्जाम्पल AACR2 में पेज नंबर, साइज एक्सेट्रा लिखते हैं, पर रंगनाथन जी के हिसाब से यह अननेसेसरी है, यह अननेसेसरी यानी कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे कि जो ज़रूरी है वही बातें लिखें। आगे चलिए, कैनन ऑफ प्योरिटी। कैनन ऑफ प्योरिटी, कैनन ऑफ प्योरिटी देखिए, शुद्धता का उपसूत्र, प्योरिटी, कैनन ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का उपसूत्र, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या, इसमें रंगनाथन साहब ने कहा है कि जानकारी शुद्ध तरीके से लिखें, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। मेन पर्पस क्या है कैटलॉगिंग का कि जो पाठक आए उसे मिले, वो जो बुक ढूंढना चाह रहा है वो उसको मिले। और अगर हम अशुद्ध तरीके से लिखेंगे तो बिना रूल वगैरह को फॉलो किए हुए तो वो अशुद्ध होगा। तो जानकारी शुद्ध तरीके से लिखें, शुद्ध तरीके से लिखें। और इसे ही ना बाद में कैनन ऑफ प्योरिटी को बाद में कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन भी कहा गया। इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है, व्यक्तिगत जिसको कहते हैं, ठीक है। जानकारी को शुद्ध तरीके से लिखें, जो भी लिखेंगे प्रॉपर रेफरेंस के साथ लिखेंगे। मान लीजिए कि आप कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट की कोई भी किताब हम लेते हैं, मान लीजिए जल संसाधन विभाग की कोई किताब है, ठीक है, जल संसाधन विभाग की
भारत सरकार में जल संसाधन विभाग की कोई किताब है, ठीक है, ये कोई भी बुक, कोई भी बुक। तो वाटर रिसोर्स इसका डिपार्टमेंट हुआ, तो डिपार्टमेंट पे भी बनता है, लेकिन हमें क्या करना है ना, ये पहले किस विभाग का है, मतलब किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये लिखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ रहा है ये, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले हम इससे शुरू करेंगे और बाद में हम लिखेंगे वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। इससे क्या होगा ना कि पता चल रहा है, शुद्धता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से रिलेटेड ये किताब है, ठीक है। तो कैनन ऑफ प्योरिटी जो है हमें यही बताती है कि जानकारी को हमेशा शुद्ध तरीके से लिखें। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। इसे ही बाद में इंडिविजुअलाइजेशन कहा गया, ये 8th था। और सबसे लास्ट में 9वां आया कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू 1969 में जो बुक आई थी उसमें रंगनाथन साहब ने, बुक नहीं शोध पत्रिका, उसमें 1969 में 9th कैनन आया, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, पुनः स्मरण का उपसूत्र से आप बोल सकते हैं, पुनः स्मरण, ठीक है। इसमें रंगनाथन साहब ने कहा कि कैनन जो है वो ऐसा होना चाहिए, कैनन मतलब इस कैनन के अंतर्गत कहा कि जो टाइटल और जो कैटलॉगिंग है ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को आसानी से याद रहे। हर व्यक्ति की ना एक स्मरण शक्ति होती है, कुछ चीज़ें होती है ना जो सबको ही याद होती है, ठीक है। तो जो लोगों को आसानी से याद रहे, ठीक है। स्मरण शक्ति को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पदों में से वह पद चुने जो याद रखना आसान हो, ठीक है, जो याद रखना आसान हो, इसे हम कहते हैं कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। बहुत सारे पदों में से ऐसे पद को चुनना चाहिए जो याद रखने में आसान हो, इसे हम कहते हैं कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। इस तरह से हमने देखा कि 9 कैनन थे, उपसूत्र थे, ठीक है, छोटी छोटी बातें जिसका ध्यान रख के हमें कैटलॉगिंग कोड बनाना चाहिए सीसीसी के अंतर्गत, कैटलॉगिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारे 9 आप देख लीजिएगा, इससे आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। आशा करती हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।